नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के। इतिहास के अंदर बहुत से समाज सुधारक हुए हैं। एकेडमिक ईयर में हमने बहुत से समाज सुधारकों के बारे में अपनी किताबों के अंदर पढ़ा, पर महज सिर्फ हमने पढ़ा नंबर लाने के लिए या टीचर की मार से बचने के लिए, ठीक है। पर हमने कभी समझा नहीं कि इन समाज सुधारकों ने समाज के ऊपर या समाज के अंदर ऐसे क्या कार्य करे कि समाज में सुधार ला सके। इनको समाज सुधारक बोला गया। तो ये सारी परेशानियां मेरे साथ भी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक सीरीज़ चलाऊं और जो फेमस हमारे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, इनकी जो जीवनी होती है, बायोग्राफी, उनके ऊपर हम बात करें। उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य करे, किस किस चीज़ को ख़त्म कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो इसी को देखते हुए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र के पूना में। ज्योतिबा फूले जाति से माली थे, माली जाति से आते थे। माली जाति की जो उप शाखाएँ होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं, इसके अंदर उत्तर भारत में कुछ और उपजातियाँ आती हैं, जैसे सैनी, रामी, मारवाड़ी, फूल, फुलेरिया, मरार, मालाकार, रेड्डी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, काछी, हरदिया, सूर्यवंशी, ये आदि उपजातियां हैं। इन उपजातियों को मैं नहीं बता रहा हूँ, इन उपजातियों को जो मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इन माली जाति के अंदर जो उपजातियां हैं उसकी चर्चा करी गई थी। बात करें ज्योतिबा फूले की, तो ज्योतिबा फूले के पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमनाबाई था। बात करें ज्योतिबा फूले का जन्म जब हुआ, तो उनके जन्म 1827 में होता है। इसके एक साल के बाद, यानी एक वर्ष के बाद में 1828 में ज्योतिबा फूले की जो माता जी हैं चिमनाबाई, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी डेथ के बाद में इनके जो पिताजी को, जो इनके परिवार वाले होते हैं और जो दोस्त होते हैं, समाज होता है, वो काफ़ी पुश करते हैं दूसरी शादी करने के लिए, ताकि ज्योतिबा का अच्छे से लालन पालन किया जा सके। पर जो पिताजी हैं गोविंदराव, वो इस बात को मना कर देते हैं और वो खुद ठानते हैं कि मैं अपने बच्चे की लालन पालन खुद करूँगा। हालांकि पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, पर धार्मिक जो चिंतन था उनका काफ़ी बहुत अच्छा था। अब इतिहास में अब बात करें तो बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी माता का देहांत उनकी जीवन काल के शुरुआत में ही हो गया। सबसे बड़े महापुरुष की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की जो माता जी थी, उनकी मतलब डेथ, उनकी जन्म के बाद ही महामाया जी का जो क्या डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और उसका लालन पालन की मौसमी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ऐसे ही बालक एक कबीर दास हुए हैं, हमारे इतिहास के काफ़ी फेमस जो हमारे समाज सुधारक रहे। कबीर दास जी का भी जब जन्म हुआ तो उनको जो माता जी, उनका देहांत हो गया था। इसके बाद बनारस में लहतारा एक जगह है, वहाँ पर कमल पत्ते के ऊपर इनको रखकर लोग चले गए थे, जो भी इनके परिवार वाले थे। फिर इनका लालन पालन मुस्लिम जुलाही ने करा था। ठीक है। तो बात करें इनके लालन पालन की, ज्योतिबा फूले की, तो पिता गोविंदराव को माली बिरादरी वालों ने बहुत समझाया कि बच्चे की जिम्मेदारी देखते हुए दूसरी शादी कर लो। जैसे कि मैंने बताया कि पिता ने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया कि मैं अपने बच्चे का लालन पालन खुद से करूँगा। पर फिर भी एक महिला तो चाहिए होती है, तो उनकी एक मौसेरी बहन थी, मौसेरी बहन सुगनाबाई। सुगनाबाई की छत्र छाया में ज्योतिबा फूले का लालन पालन हुआ। ज्योतिबा फूले की जो शिक्षा है, उनकी शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो पिता गोविंदराव अनपढ़ थे। माली जाति शूद्रों में काउंट की जाती थी उस समय। उनमें जातीय अभिमान था, कर्म और श्रम के प्रति गहरी निष्ठा थी। पूना शहर के जो मराठी पंडित गण थे, अपने घर में ही केवल जो ब्राह्मण महाजन होते थे या जो धनिक कर्म करते थे, पैसे वाले लोग होते थे, सामंत लोग हुआ करते थे, या जमींदार या उच्च वर्ग के जो बच्चे होते थे, उन्हीं को संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, न्याय दर्शन की शिक्षा दिलाते थे। दलित और निम्न जातियों के बच्चों इस टाइप की शिक्षा से वंचित रह जाते थे। ब्रिटिश राज्य में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों ने पूना में कई अंग्रेजी पाठशालाएं खोली। ज्योतिबा फूले की आयु 7 वर्ष की होने पर पिता ने सोचा कि अब इनको एजुकेशन मिलनी चाहिए,
तब मराठी पढ़ने के लिए, सामान्य ज्ञान व हिसाब किताब करने के लिए पंतोजी के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाई। उन्हें मिशनरी स्कूल में भर्ती कराया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू या ईसाई मिशनरी के थ्रू चलाया जाता था। किंतु कट्टरपंथी कुछ हिंदू थे, निम्न व शूद्र जातियों के विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्कूल में उनको शिक्षा प्राप्त हो। यही कारण था कि वो उनको स्कूल से निकलवाने पे तुले हुए थे। और इन्हीं कट्टरपंथी नेताओं के एक नेता थे जिनका नाम था धकदी दादाजी प्रभु। इनके इशारे पर ज्योतिबा फुले प्लस अन्य जो शूद्र जातियों के बच्चे थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया, उनका नाम काट दिया गया। ज्योतिबा की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। इसके बाद ज्योतिबा ने अपने खेत पर माली जाति का कार्य यानी साग सब्जी, फल फूल उगाना और खेती करना चालू कर दिया। ज्योतिबा का 14 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले, जिनकी उम्र उस समय 8 वर्ष हुआ करती थी, उनका विवाह हो गया। 7 मार्च 1935 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आदेश जारी किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की जा रही शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतवासियों को यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से परिचित कराना है। और इसी की तर्ज पर ज्योतिबा दिन में खेत में काम किया करते थे और रात में पढ़ाई किया करते थे। उनके पड़ोसी थे जो उर्दू फारसी के जानकार थे, गफ्फार बेग। गफ्फार बेग और ईसाई पादरी लेजिट ने 1841 में 1841 में ज्योतिबा को पुनः स्कूल में भर्ती कराया। ज्योतिबा ने अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा ली और वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाकर सभी को अचंभित कर दिया। उनके मन में हिंदू धर्म की विसंगतियाँ, ऊंच नीच, जाति पाति, समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को मानव विकास में बाधक माना जाता था। उनके हिसाब से अमीर गरीब की मानवकृत दीवारें, धर्म का उद्देश्य आत्मिक विकास ही मानवता की सेवा करना जैसे विचारों ने ही उथल पुथल मचा दी थी। वर्ण व्यवस्था की खोखली सामाजिक दीवारों, धार्मिक पाखंड और जातिवाद को मिटाना चाहते थे। उनके उत्कृष्ट देश प्रेम के प्रति सबसे पहले प्रॉब्लम यही थी कि कैसे भी करके जाति व्यवस्था को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके, ताकि लोगों को इक्वालिटी में लाया जा सके, छुआछूत वाला जो बीमारी है इसको हटाया जा सके। तो घर के आर्थिक हालात उस समय ठीक नहीं थी, तो जिस कारण से भी वो आगे की एजुकेशन नहीं ले पाए, फिर भी उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करी, उच्च शिक्षा प्राप्त करी। और 1874 में ज्योतिबा ने उस समय की 7वीं कक्षा में, जो कि उस समय ग्रेजुएट माना जाता था, 7वीं कक्षा पार करी और अपने सहपाठियों में सबसे अग्रज यानी आगे हो गए। धार्मिक ग्रंथ का अगर हम ज्योतिबा फुले के ऊपर प्रभाव की बात करें तो ज्योतिबा ने देखा कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म की जो ईसाई धर्म की जो पुस्तक है बाइबल या कुरान, जो कुरान होती है जो कि मुस्लिम धर्म की पुस्तक है, इसको पढ़ने पे किसी को किसी जाति धर्म विशेष की मनाही नहीं थी। पर जब बात आती थी हिंदू धर्म की तो आर्य ब्राह्मण द्वारा रचित वेद पुराण मनुस्मृतियों को क्यों छिपा कर रखते थे, क्यों निम्न जातियों को या स्त्रियों को ये पढ़ने को नहीं दिया जाता था। इसका भेद जानने के लिए ज्योतिबा ने गौतम बुद्ध, तीर्थंकर, रामानुजम, रामानंद, बसवेश्वर, गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, इन सभी का साहित्य को पढ़ा। इसके साथ ही संत तुकाराम की गाथा को उन्होंने पढ़ा, ज्ञानेश्वरी, भागवत धर्म कथा तथा प्रोफेसर विल्सन जोन्स, जिन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसमें हिंदू धर्म के जो सोशल प्रैक्टिस थी, इवल प्रैक्टिस थी, सामाजिक कुरीतियाँ, उसके ऊपर यहाँ पर बताया गया था। इसके अलावा गीता, उपनिषद और पुराणों को भी इन्होंने पढ़ा। प्लस में शिवाजी महाराज और जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनियाँ इन्होंने पढ़ी। इनकी जो ज्ञान थी, इनकी ज्ञान, उनका चिंतन एक तरीके से उनको ऊंचाई पर पहुंचाने वाला था। उन्होंने समझ लिया था कि शिक्षा के बिना मानव जाति, खासकर जो निम्न जाति का वर्ग है, उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। और इसी को देखते हुए उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया। प्लस में अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने शस्त्र विद्या को भी सीखा। अगर उनकी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो ज्योतिबा अपने परम मित्र सखाराम हरि परांजपे, जो कि एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने अपनी शादी में इनको इनवाइट करा। तो ज्योतिबा फुले अपने मित्र की शादी में गए, बारात में निमंत्रित थे। तो वे बारात में जब शामिल हुए तो अपने मित्र के साथ साथ चल रहे थे। तो एक ब्राह्मण की बारात में ज्योतिबा का सम्मान पूर्वक शामिल होना, जो कर्मठ और एक तरीके से कह सकते हैं हठी सनातनियों की अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी नाराज़गी प्रकट करी, ज्योतिबा को बुरा भला कह दिया।
कि एक शूद्र ने ब्राह्मण की बारात में आने की हिम्मत कैसे करी। उसे पंडित पुरोहितों के शरीर से स्पर्श का दंड दिया जाएगा। माली का बेटा और कहाँ यह पंडितों की बड़ी यात्रा। अपने घर में फूल माला क्यों नहीं पिरोता है। उनका धर्म भ्रष्ट करने यहाँ क्यों आ गया। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने पर ज्योतिबा फूले को बहुत ही असहनीय और अस्वाभाविक लगा। इस घटना ने उनकी समझ को विकसित किया और एक बात क्लियर कर दी कि जो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जातियां हैं इनमें भेद क्यों है। बहुजन समाज अज्ञानता की और गर्त में क्यों फंसता जा रहा है। उन्हें कोई अधिकार क्यों नहीं है। उनकी पुकार सुनने वाला कोई धनी गोरी या कोई दिन रात जानवरों की तरह काम करने वाला, खेती करने वाला, खून पसीना एक करने वाला या फसल पर अधिकार किसी का और भरपेट भोजन ना मिलना, ये सारी बातें ज्योतिबा के अंदर घर एक तरह से बैठ गई। ठीक है। वस्त्रों की कमी होना, साधारण घर भी नहीं होना, सड़कों के किनारे खुले गगन के नीचे वृक्षों के तले जीने मरने के लिए ही मानव धरती पर शूद्र जातियों ने जन्म लिया हो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ज्योतिबा का अंतःकरण मानो सिर उठा। उनको हिंदू समाज के उच्च वर्गों की तुलना में ईसाई धर्म की अच्छाइयाँ, मनुष्यता, सेवा भाव, समानता, निस्वार्थता, छुआछूत का नामो निशान ना देखने पर उनको ईसाई धर्म काफ़ी अच्छा लगा। और जिस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को देखा गया था, यहाँ पर उनकी ये बातें उनको समझ में नहीं आती थी। इसी बात से प्रेरणा लेते हुए ब्राह्मणों की अपेक्षा दलित पंडित ब्राह्मणोत्तर जनता को शिक्षा प्राप्ति के अवसर यदि शासन नहीं कर सके तो स्वयं उसे करेंगे। यानी अगर शासन यानी सरकार अगर शूद्र जातियों को, निम्न जातियों को शिक्षा दिलाने में समर्थ नहीं है तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो खुद से ही ये प्रयास करेंगे कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनको कम से कम शिक्षा तो मिल सके ताकि वो अपना अच्छा और बुरा पहचान सके। उनकी नस नस में बगावत की लहर जो दौड़ रही थी, लहर जो है वो उच्च जातियों के विरोध में दौड़ रही थी। वे सड़ी गली प्रथाएं, निषिद्ध परंपराओं को शिक्षा द्वारा जागृति लाकर तोड़ना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा का प्रचार और संगठित होकर करने की भावना जो है उनके अंदर बलवती होती गई। समाज में आमूल परिवर्तन को उन्होंने ठान लिया और अपमान की यह घटना उनके लिए वरदान सिद्ध हुई। ज्योतिबा अछूतों के उदाहरक किस प्रकार बने, आइए बात करते हैं। पूना शहर में जब कोई अछूत गुजरता तो अपनी पीठ के पीछे पत्तियों की एक झाड़ू उसको बांधनी पड़ती थी ताकि जब वो चले तो स्वतः ही उसके कदमों के निशान और प्लस में जो धूल है वो स्वतः ही साफ हो जाए। दूसरा, उसे अपने गले में आगे की ओर एक बर्तन बांधना होता था ताकि जब वो थूके तो सड़क के ऊपर ना थूके, उसका थूक उस बर्तन में गिरे ताकि सड़क जो है जहाँ पर उसका थूक गिरा वो गंदा ना हो सके। ठीक है। तो ऐसे में जब वह चले तो आवाज़ देकर चले ताकि लोगों को संभलने का मौका मिल जाए और उसकी परछाई तक ब्राह्मणों के ऊपर ना पड़े। ऐसा जब ज्योतिबा फूले ने देखा तो उनको लगा कि ये बहुत ही शोषित और अपमानित बात है। ऊंची जाति के होज व कुएं से जल लाने का अधिकार अछूतों को नहीं था। इस कारण गंदा पानी पीने से अनेक रोगों के शिकार हो जाते थे। ज्योतिबा इस अमानवीय व्यवहार के मूक दर्शक कैसे हो सकते थे। उन्होंने अपने घर का होज 1849 में जो अप्रश्य यानी जो अनटचेबिलिटी पर्सन्स थे, अनटचेबिलिटी यानी जो शूद्र जातियों के लोग थे, उनके लिए अपने घर का जो होज था, कुआं था, उसको सार्वजनिक रूप से खोल दिया। क्या और नगर पालिका के सदस्य होने के नाते उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर होज यानी होज बनवाए, कुएं बनवाए। अस्पृश्यता मिटाने के लिए, अछूतों को गले लगाने, उनके लिए शिक्षा के द्वार प्रारंभ करने, स्त्रियों को शिक्षित करने के कार्यों के कारण कुटुंब यानी जो उच्च जाति के लोग थे, ब्राह्मणवादी उच्च जाति के लोगों ने इनके पिता के सामने रोष प्रकट करा और पिता को खरी खोटी सुनाई और पिता को मतलब जबरदस्ती ये बोला कि आपका बेटा सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को उनके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि वो महारों को शिक्षित करने और उनके यहाँ जो समाज है उसको एक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने क्या काम करा, घर से निकलने के बाद महारों के कॉलोनी में चले गए और वहीं रहने लग गए और उस ग्रुप को क्या है, शिक्षा देने लग गए। महात्मा गांधी जी होते ज्योतिबा के हरिजन उद्धार का सक्रिय पुरस्कार 20वीं सदी में मिला। महात्मा हरिजन को जो उद्धार किया ज्योतिबा फूले ने शुरू करा था, महात्मा गांधी ने 1932 में आकर हरिजन पत्रिका को लागू किया और लोगों को हरिजन नाम दिया जो शूद्र जाति के लोग थे।
समाज में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले को ऐसे ही महामानव थे जिन्होंने नीची जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाना अपना कर्तव्य समझा और अपने जीवन को एक क्रांतिकारी संघर्ष में बदल दिया। सावित्रीबाई फूले जो कि ज्योतिबा फूले की पत्नी रही हैं और भारत की पहली महिला शिक्षिका भी बनी है। महात्मा फूले ने 20 वर्ष की आयु में अहमदनगर में उनके एक मित्र हुआ करते थे जो जज भी थे, गोविंदे से भेंट की और उनके साथ अमेरिकन ईसाई पादरी महिला कुमारी फर्राट के मिशनरी स्कूल को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनको लगा कि अगर कोई महिला मिशनरी स्कूल चला सकती है तो क्यों एक हिंदू महिला ही स्कूल नहीं चला सकती। ऐसे ही देखते हुए ज्योतिबा फूले जो थे उनने पेट के भिंडे जो पेट था महाराष्ट्र के अंदर, भिंडे के मकान में प्रथम दलित महिला शिक्षा का उत्तरदायित्व संभाला। 1848 में इस कदम की बहुत आलोचना की गई लोगों द्वारा, खासकर उच्च जातियों के लोगों द्वारा। हो हल्ला मचा कि एक हिंदू नारी शिक्षक बनकर समाज व धर्म में विद्रोह कैसे कर सकते, क्योंकि नारियों को और शूद्रों को तो पढ़ने लिखने का कोई राइट ही नहीं था उस समय। नारी को पढ़ना और पढ़ाना धर्म व शास्त्रों के विरुद्ध माना जाता था, ऊंची जाति और पंडितों के अकॉर्डिंग। सावित्रीबाई जब विद्यालय जाती तो लोग उन पर मिट्टी फेंकते, धूल फेंकते, गोबर फेंकते, पत्थर फेंकते, ताने कसते, किंतु सावित्रीबाई फूले अपने उद्देश्य से किंचित भी विचलित नहीं हुई और ना ही घबराई। दलित शिक्षा के कार्यों से फूले के पिता गोविंदराव जब उच्च जाति के दबाव में बहकाव में आकर अपने दोनों बच्चों को घर से जब उन्होंने निकाल दिया तो उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, समाज की उल्हानों का सामना करना पड़ा और 1849 में आकर उनको अपना स्कूल भी बंद करना पड़ा। किंतु मित्र गोविंद की प्रेरणा से जूनागंज पेठ में पुनः इस स्कूल को खोला गया, जिसने दलित पिछड़ों में हलचल मचाई। पड़ोसी मुंशी गफ्फार की बेटी फातिमा और एक ब्राह्मण युवक विष्णु पंत ठट्टे ने पढ़ाना इस स्कूल में चालू किया। हालांकि कट्टरपंथियों के दबाव के कारण इन दोनों को पढ़ाना कुछ समय के लिए फिर से बंद करना पड़ा। मराठी शिक्षक केशव शिवराम भावालकर ने सावित्रीबाई को शिक्षित और प्रशिक्षित किया। 1850 में उनके विद्यालय में दलितों की बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। 3 जुलाई 1851 को अन्ना साहिब चिपुलकर के जो बुधवार पेट में एक विद्यालय खोला और सावित्रीबाई उस विद्यालय की मुख्य अध्यापिका बनी। 17 सितंबर को रास्ता पेट में एक और विद्यालय चालू किया। ठीक है, ऐसे करके एक एक विद्यालय करके सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले ने जो शूद्र जाति थी उनको उद्धार के लिए इसको आगे बढ़ाया। 17 फरवरी 1852 को स्कूल का निरीक्षण हुआ, जिसमें उन्हें प्रशंसा मिली और विभिन्न स्थानों पर दलित पिछड़ी महिलाओं के 18 विद्यालय खोले गए। ये बात मैं 1852 की कर रहा हूँ, जिस समय समाज के अंदर कुरीतियाँ एकदम अपनी जड़ मजबूत करके बनी हुई थी। 16 नवंबर को विश्रामबाड़ा में सार्वजनिक अभिनंदन एवं सरकार की ओर से मेजर कैंडी द्वारा फूले विद्यालय की प्रशंसा करी गई और उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। 1853 में मराठी ज्ञान प्रकाश व पूना ऑब्जर्वर आदि समाचार पत्रों ने संपादकीय छपे यानी लेख छपे और उसमें बताया गया किस तरीके से कट्टरपंथियों के अगेंस्ट जाकर सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्कूल्स खोले और शूद्रों यानी नीची जातियों को एजुकेशन देने का काम किया। ऐसे में जो कट्टरपंथी थी उनमें निराशा फैली और हमारे देश के अंदर सावित्रीबाई फूले प्रथम दलित शिक्षिका बनके उभरी, महिला शिक्षिका भी बनके उभरी। बात करें सती प्रथा और विधवा विवाह, यानी हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, उन सब में कुरीतियों में सबसे बुरी और सबसे बुरी कुरीतियों में आता है आपका सती प्रथा और आपका विधवा विवाह। तो बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराने का कार्य किया, किंतु 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो जाने के बाद महात्मा फूले ने पूना में सती प्रथा का विरोध किया और 1860-61 में महादेव गोविंद रानाडे ने पहली बार 1860-1861 में महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ यानी एसोसिएशन की स्थापना करी। कहाँ पर करी? पंढरपुर महाराष्ट्र के अंदर, और पहला विधवा आश्रम खोला। आर्य समाज ने भी ज्योतिबा फूले की बाल हत्या रोकने व विधवा विवाह सती प्रथा जैसी जो कुरीतियाँ थी इनको खत्म करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। 1866 में विष्णु शास्त्री पंडित के सक्रिय सहयोग से फूले ने मुंबई प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह समितियां गठित करी और उनके देखा देख 1867 में यानी 1867 में
उच्च जाति के युवकों ने पूना एसोसिएशन बनाया जो आगे जाकर इतना वर्क नहीं कर सका। 1871 यानी 1871 में सावित्रीबाई फुले को संयोजक बनाकर पूना विधवा आश्रम खोला गया। ब्रिटिश सरकार ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लागू करा और 25 दिसंबर 1873 में ज्योतिबा एक संबंधी की पत्नी का देहांत होने पर उसका एक विधवा से विवाह कराया। उनके अनुयायी विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा ब्राह्मणी से शादी करी और इंद्र प्रकाश पत्रिका में विधवा विवाह के फूलों के समाज जो फूले थे, जो माली जाति वाले थे, माली जाति के समाज सुधार पर संपादकीय लेख भी लिखे कि भारत के अंदर जो मजदूर और किसान आंदोलन है इनको प्रेरणा जो मिली वो महात्मा फुले की कोशिशों के बाद मिली। कैसे मिली? जब ऊंची जाति वालों ने पिता को बहकाकर फुले को विद्या अध्ययन से निकलवाया था, तब वे खेतों में पिता के साथ काम करते थे। वे जानते थे कि किसान मजदूर कड़ी मेहनत करे तब रोटी मिलती है। अशिक्षा, धार्मिक रूढ़ियाँ और कट्टरपंथा, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का बोझ, समाज में अपमान, मजदूरों की दुर्दशा, सामंतों, जमींदारों, ऊंची जाति के दुकानदारों, कारखाना मालिकों के यहाँ एड़ी चोटी का जोर लगाने पर 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। फिर भी अछूत के अछूत गुलाम आदमी नहीं, जैसे पशु हों की व्यवस्था से गुजर रहे थे। अधिकांश जनता खेती के सहारे अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। ग्रामीण शिल्पकार किसानों से अधिक संपन्न हुआ करते थे। फुले ने गरीब मराठों को संगठित किया, उनका नेतृत्व किया। उधर भारत में मजदूर आंदोलन के जनक फुले को माना जाता है। भारत की अपेक्षा अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी एक ऐसे लीडर हुए थे जो कि आम जनता मजदूरों के साथ थे, उनके पक्ष लिया करते थे, और वो थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने विश्व इतिहास में 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित करा। मार्क्स ने लिखा था औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप छोटे छोटे ग्रामीण धंधे खत्म हो जाएंगे। जब औद्योगिक क्रांति चालू होगी, खेतीहर मजदूर बढ़ते चले जाएंगे, गांव और कस्बों से आबादी बड़े औद्योगिक नगरों की ओर पलायन करेगी, नया सर्वहारा वर्ग अस्तित्व में आएगा जो क्रांति के जरिए जो बुजुर्गा लोग हैं, ठीक है, प्रभावशाली भूमिका अदा करेगा। और यही सब 1854 से 1884 के बीच हुआ, और जहाँ पे छोटे छोटे किसान, मजदूर, शिल्पकार ये तबाह हो चुके थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, औद्योगिकरण के कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति फेमस होने लग गए। ज्योतिबा ने दिसंबर 1884 में महाराष्ट्र के किसानों के विद्रोह को सक्रिय सहयोग व नैतिक समर्थन दिया। ज्योतिबा फुले ने पुनः नगरपालिका के सदस्य बने और बम्बई के मिल मजदूरों की समस्याओं पर दिलचस्पी लेने लगे। मिलों में मजदूरों, बच्चों, महिलाओं से 14 घंटे या उससे ज़्यादा तक काम करवाया जाता था, परंतु उनके सत्य शोधक समाज और नारायण मेघजी लोखंडे द्वारा स्थापित मिल कर्मचारी संघ ने काम के घंटे के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1884 में दीनबंधु सामाजिक सभा में मजदूरों की इस दशा का जिक्र भी किया गया, जिसके बाद जिलाधीश W.B. मुलोच की अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसने बाल मजदूरों की आयु 7 से 9 वर्ष और अधिकतम 12 से 14 वर्ष कर दी गई, और काम के जो घंटे हैं सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक रखी गई। इससे ज़्यादा जो बाल मजदूर हैं उनसे आप काम के घंटे नहीं ले सकते। इसके बाद 1 घंटे का बीच में अवकाश दिया जाएगा, ठीक है। उन्होंने मजदूरों में सामाजिक चेतना और आर्थिक आधारों की लड़ाई लड़ने का एक बीज मुंबई की धरती पर बोया। बात करें, ज्योतिबा फुले ने कुछ बात बोली थी शिक्षा को लेकर। क्या थी? शिक्षा के अभाव में बुद्धि का विनाश हो जाता है, बुद्धि के अभाव में नैतिकता का पतन हो जाता है, नैतिकता के अभाव में प्रगति रुक जाती है, और प्रगति के और धन के अभाव के कारण शूद्र नष्ट हो जाते हैं, और सभी दुखों का कारण क्या है? अविद्या यानी शिक्षा। यानी ज्योतिबा फुले का एक ही मोटिव था कि आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, सब चलेगा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। आप शिक्षित हैं तो आप अपने अधिकार के बारे में जानते हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले। और बात करें कांग्रेस की, तो 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था और दिल्ली होते हुए भारत के उत्तर भारत के अलग अलग स्थानों में फैल गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जब 30 वर्ष के युवा थे, उनके विचारों से यह जनवादी सशस्त्र क्रांति थी। उत्तर भारत में जिस गति से विद्रोह फैला, दक्षिण में उतना असर इस विद्रोह का नहीं देखा गया। आम जनता अशिक्षित थी,
हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, अस्पृश्यता, ऊंच नीच की भावना, सेना में शूद्रों को भर्ती नहीं करना, इस जन आंदोलन को एक बहुत बड़े आंदोलन में बदलने में नाकाम रहा। फूले ने पूना में एक विशाल जुलूस निकाला सत्यशोधक समाज के बैनर पर। अप्रैल 1857 में ब्राह्मणों की पुणे नगरी में बैलगाड़ी, ढोल ढमाकों से शहर एक तरीके से जुलूस निकाला गया, ताकि लोगों को बताया जा सके कि स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोग इक्वल हैं और सभी लोग भाग ले सकते हैं। ज्योतिबा फूले जब 58 वर्ष के हुए तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी कांग्रेस की स्थापना जब हुई जब ज्योतिबा फूले 58 ईयर्स के थे। उनके विचार थे कि ब्रिटिश शासन भारत में स्थायी रूप से नहीं रह सकता है, एक ना एक दिन उसको जाना पड़ेगा। उन दिनों कांग्रेस में ब्राह्मणों, यानी जब कांग्रेस बनी उस समय ब्राह्मणों का आधिपत्य, यानी जो कंट्रोल था वो ब्राह्मणों को ज़्यादा था। उनका, ज्योतिबा फूले का मानना था, ब्राह्मण जब अंग्रेज अधिकारियों के साथ बैठकर अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं, गोश्त खाते हैं तथा मुस्लिम रखेल औरतों से संबंध रखते हैं, तो उनको महारों, मांगे के साथ स्नेहपूर्वक, जो महार होते हैं, शूद्र जाति होते हैं, उनके साथ स्नेहपूर्वक भोजन करने में क्या आपत्ति है। तो उनको मांगो महारों के साथ स्नेहपूर्वक भोजन करने में क्या आपत्ति है। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस शोषित पीड़ित भारतीय जनता के निडर आवाज़ उठाने वाली लोक सेवक संस्था बननी चाहिए। और कालांतर में ऐसा ही हुआ। आने वाले समय में जब भारत के अंदर बड़े बड़े नेताओं क्या कांग्रेस में प्रतिपादन हुआ, खासकर गांधी जी, तो कांग्रेस भारत की आज़ादी दिलाने वाली एकमात्र ऐसी संस्था बनी। इसने सभी वर्ग के लोगों को एकजुट किया। इन्हीं आदर्शों को महात्मा गांधी ने अपनाकर भारत की आज़ादी दिलाने में अग्रणी रहे और कांग्रेस ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा जन नायकों की अगुवाई में भारत की आज़ादी दिलाने वाली सत्ता प्राप्त हुई। महात्मा की उपाधि, यानी ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कहाँ से मिली और किसने दी, तो इसके ऊपर एक टिप्पणी की गई है, लेख लिखा गया है कि 11 मई 1888 को बम्बई के मांडवी कोलीवाड़ा में ज्योतिबा का भव्य अभिनंदन किया गया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने ज्योतिबा के असाधारण धैर्य, त्याग, ध्येय, निष्ठा, समानता, संभाव आदि गुणों का वर्णन किया। तो कुछ ने कहा, निरंतर 40 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने वाले ज्योतिबा महाराष्ट्र के आदि पुरुष हैं। फिर ठसाठस भरे सभा स्थल पर राय बहादुर श्री विठल राव वंडेरकर ने कहा, ज्योतिबा की उग्र तपस्या के कारण महाराष्ट्र के स्त्री पुरुष का मानव अधिकारों, जागृति और चेतना की स्थायी धरोहर मिली है। इसलिए ज्योतिबा एक सच्चे महात्मा है और हम सभी उपस्थित इन ज्योतिबा को स्वस्फूर्ति में महात्मा की उपाधि प्रदान करते। ज्योतिबा ने कहा कि यह अल्प सा कार्य मैंने ईश्वर की प्रेरणा से किया है। मैं आज तक नहीं मानता हूँ, यही मानता रहा हूँ कि जनसेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और आगे भी यही करता रहूँगा। आप सभी लोग सत्यशोधक समाज के कार्य में सहायता देकर आगे बढ़ें। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक समाज है और अगर हम इस समाज की स्थापना की बात करें, 24 सितंबर 1873 को बनाया गया था और इसके फाउंडर ज्योतिबा फूले हैं। और इसका एक ही कारण था कि जो ब्राह्मण उच्च जातियां हैं, इसके विरोध में जो शूद्र जातियां हैं उनको शिक्षित किया जाए और इनके अगेंस्ट खड़ा किया जाए। ज्योतिबा के बाद महात्मा की उपाधि भारत के अंदर अगर किसी जननायक को मिली तो वो है महात्मा गांधी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब मिली और किसने दी और किस इवेंट के दौरान दी। आपके कमेंट का इंतज़ार मुझे रहेगा, आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएं। 1888 की बात है जब ज्योतिबा को लकवा मार गया था। लकवे की बीमारी होने के कारण लकवा जब उनको मार गया तो उनको बिस्तर पर लेटना पड़ा। बिस्तर पर आराम करते हुए वे लिखते रहते थे और 27 नवंबर 1890 की रात्रि में उन्होंने अपने निकट के लोगों को बुलाया और कहा, अब इलाज का कोई उपयोग नहीं है, अब मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मित्रों, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया उन्हें लगभग पूरा किया। आप सभी ने मेरे कार्यों में मेरी जो मदद की उसका मूल्य आंकना संभव नहीं है। मेरी पत्नी सावित्री ने जब हर दम परछाई की तरह मेरा साथ दिया। मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है लेकिन उसमें कुछ करने की उमंग है। मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। मेरे जाने से स्वाभाविक रूप से आपको दुख होगा, लेकिन जो जन्म लेता है जन्मता है, उसका मरना भी स्वाभाविक है। पहले हमारे पूर्वज गए, आज मैं जा रहा हूँ, कल आप लोग जाएंगे और ये निश्चित है। तब
व्यर्थ का शोक करना क्यों? आप अपना कर्तव्य करते रहें और सत्यशोधक समाज के विचारों को अपनाएं। आपको मेरे साथ बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ी और आगे इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ सकती हैं, लेकिन उनसे ना डरते हुए, ईश्वर के प्रति आदर रखते हुए आप अपना कार्य करते रहें। रात के 2 बज गए। ज्योतिबा ने सभी से प्रार्थना करने का अनुरोध किया। प्रार्थना शुरू हुई और थोड़ी देर बाद ज्योतिबा फुले की डेथ हो गई। 28 नवंबर 1890 को दोपहर 12 बजे यशवंत ने अंतिम संस्कार किया और एक महात्मा, साहसिक, कर्मठ, प्रेरक, बहुआयामी व्यक्तित्व, सामाजिक क्रांति का गुरुदूत, सदा सदा के लिए ओझिल हो। तो ये थी महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी। उनके द्वारा जीवन के अंदर जो अपने जीवन में किए गए कार्य और उनका जो मेन पर्पस था, वो पर्पस भी मैंने आप लोगों को इस जीवनी के जरिए बताया कि उनका पर्पस समाज के अंदर फैली हुई बीमारियों को दूर करना, सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करना और उच्च जाति और निम्न जाति के बीच जो भेदभाव है, जो अंतर है, इस अंतर को मिटाना। यही था ज्योतिबा फुले का मेन मोटिव, मेन टारगेट अपनी लाइफ का। और इस महान समाज सुधारक की 27 नवंबर 1890 को डेथ हो जाती है। तो क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद भी हम वीडियो लाते रहेंगे जो आपके कुछ फेमस सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। धन्यवाद।